Good morning, you all. Today we will discuss Chapter 6 Geography, Major Crops and Agricultural Development. तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, ओनली 10% ऑफ टोटल लैंड अवेलेबल इज सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर. दैट मीन्स जितना जो लैंड एरिया जो है, दैट मीन्स सी और ओशन से जो कवर किया हुआ एरिया को छोड़ करके बाकी जो लैंड एरिया जो है वो टोटल एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल नहीं है. उनमें से बहुत सारा एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर है, बहुत सारा एरिया जो है आपका डेजर्ट होंगे, बहुत सारा एरिया माउंटेनियस एरिया, हिली एरिया होंगे, बहुत सारा एरिया जो होगा बैरन लैंड होंगे. दैट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं होंगे. तो अगर टोटल में देखेंगे तो ओनली 10% ऑफ द टोटल लैंड, जितना ज़मीन है उसका सिर्फ 10% ही आपका एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंडली क्रॉप कैटेगरीज. तो किस किस टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाता है जनरली इंडिया में. तो फूड क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज. दैट मीन्स फूड क्रॉप मीन्स राइस, व्हीट, मेज, जो हम लोग अपना कंजम्पशन नीड को फुलफिल करते हैं. इसी तरह से बेवरेज क्रॉप जो है, जैसे कि टी, कॉफ़ी हो गया, ये हम लोग जनरली ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं. फाइबर क्रॉप हो गया, कटन इन जूट, तो इससे हम लोग कपड़ा होगा, गन्नी बैग्स होंगे और भी डिफरेंट टाइप का आपका प्रोडक्ट्स वगैरह इससे हम लोग बनाते हैं. इसी तरह से कमर्शियल क्रॉप है, फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर. इसको कमर्शियल क्रॉप कहते हैं. जनरली ये लोग हम फूड कंजम्पशन के रूप में तो इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहे हैं आपका. और इसी तरह से बेवरेज भी नहीं है. जनरली ये इसको हम लोग सेल पर्पज़ के लिए, सेलिंग पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं. तो ये आपका कमर्शियल क्रॉप हो गया. ऐसे तो इसको कमर्शियल क्रॉप में फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर को ही नहीं, जनरली कॉटन हो, जूट हो, ये भी आपका अगर कमर्शियल जो इसका पर्पज से अगर ग्रो कर रहे, लार्ज स्केल में ग्रो कर रहा है, तो वो भी कमर्शियल होता है. तो जनरली यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप बोल करके फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर को ही अलग से एक टॉपिक बनाना ये ज़रूरत तो नहीं है, और इस तरह से कैटेगराइज करना भी ज़रूरत नहीं है. जनरली आप फूड क्रॉप, बेवरेज क्रॉप और फाइबर क्रॉप इतना भी कैटेगराइज करेंगे तो सही रहेगा. ओके, अब हम लोग जो मेजर क्रॉप्स में राइस का बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट. तो राइस में जनरली हम लोग इसी तरह से देखेंगे, ये जो क्लास 8 का जो चैप्टर जो है और जो 10 का चैप्टर जो है, जो दोनों में सिमिलैरिटी है. तो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो हम लोग कुछ पॉइंट ऐड करना होगा, या तो कुछ पॉइंट जो अननेसेसरी होंगे इसमें उसको हम लोग रिमूव करेंगे. कुछ पॉइंट ऐड करना होगा जो ज़रूरत है तो उसको ऐड भी करेंगे. तो जनरली हम इसमें उसी को बेस करके देखेंगे, जो एनसीईआरटी 10 का जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग बेस करके देखेंगे. तो राइस जो कल्टीवेशन जो है, इसमें से जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन. दैट मीन्स राइस के लिए किस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. इसके लिए जो टेम्परेचर जो चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद रेनफॉल का बात करेंगे, अबव 100 सेंटीमीटर, और ये होता है एनुअल. हाँ, आपका बुक में दिया होगा 150 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, अबव 100 सेंटीमीटर कर देंगे, क्योंकि यही आपका एनसीईआरटी का जो लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर अबव एनुअल है. ठीक है, और ये आपका जो बुक में लिखा है 150 सेंटीमीटर, जनरली उसको हम लोग मान के नहीं चलेंगे. हम लोग इसी को बेस करके 10 में भी देखना है. तो इसीलिए वो जो एनसीईआरटी जो लिखते हैं उसी को हमको लेकर चलेंगे. तो रेनफॉल जो होगा जनरली 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे एबोव होना चाहिए, और ये होता है एनुअल होता है, रेनफॉल एनुअल होता है. दैट मीन्स एक साल में 100 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होता है, उससे ज़्यादा रेनफॉल होता है, उस एरिया में राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं. सोयल चाहिए फर्टाइल सोयल, जो एलुवियल सोयल ही होता है. एलुवियल सोयल जो रिवर वाटर द्वारा डिपोजिटेड सोयल है, जैसे कि माउंटेनियस एरिया से गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और इसका ट्रिब्यूटरीज वगैरह जब सैंड, सील्ड, क्ले, दैट मीन्स इरोजन करके लेके आते हैं और इस प्लेन एरिया में डिपोजिट कर देते हैं, तो ये सोयल हो जाता है एलुवियल सोयल. तो एलुवियल सोयल फर्टाइल होता ही है. तो फर्टाइल एलुवियल सोयल राइस कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है. अब राइस ग्रोइंग बेल्ट देखेंगे या तो एरिया देखेंगे,
तो इंडिया में जनरली वो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन में आता है आपका वेस्ट बंगाल आता है, बिहार आता है, यूपी आता है, इसी तरह से आपका असम आता है, इसी तरह से पंजाब हरियाणा, ये आपका जनरली राइस ग्रोइंग बेल्ट। राइस ग्रोइंग बेल्ट कहेंगे तो फर्स्ट हम नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे, कोस्टल प्लेन कहेंगे और डेल्टिक रीजन कहेंगे। नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन मीन्स वही वो भी प्लेन ही है, जनरली आपका साउथ इंडिया में है कोस्टल प्लेन, एक अरेबियन सी और ईस्टर्न घाट का बिटवीन में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न प्लेन के बाद आपका कोस्टल प्लेन जो हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट का बिटवीन में, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हो गया आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का बिटवीन में है। और इसी तरह से डेल्टिक रीजन जो है वो डेल्टा एरिया, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा एरिया जो है, तो ये जनरली राइस ग्रोइंग बेल्ट नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन और डेल्टिक रीजन में है। दैट मीन्स अगर बेल्ट पूछेंगे राइस ग्रोइंग बेल्ट या तो रीजन या तो एरिया, तो ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन कहने से ही हो गया आपका, यहाँ पर जरूरत नहीं है कि बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम बोलने का जरूरत नहीं है, तो नॉर्दर्न प्लेन में वो सब आ गया। इसके बाद कोस्टल प्लेन में आ गया आपका आंध्र प्रदेश से लेकर के ओडिशा और नीचे का एरिया, और इसी तरह से कोस्टल प्लेन में आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अगर बात करेंगे उस तरफ केरला से ऊपर वाला पार्ट, केरला का साइड का पार्ट वगैरह आ गया। इसी तरह से आपका डेल्टिक रीजन मतलब जो डेल्टा एरिया जैसे कि सुंदरबन डेल्टा एरिया, ये सब आपका राइस ग्रोइंग बेल्ट है। दैट मीन्स ये नॉर्दर्न प्लेन का भी बात करेंगे, टोटल रिवर का डेपोजिशनल वर्क से बना है नॉर्दर्न प्लेन, तो फर्टाइल एलुवियल सोइल है। और आप कोस्टल प्लेन का भी बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन ये महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी रिवर का डेपोजिशनल वर्क से बना है, तो फर्टाइल सोइल है। इसी तरह से डेल्टिक रीजन जो है आपका, जैसे कि हम सुंदरबन डेल्टा का बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये सभी सोइल जो है आपका रिवर का डेपोजिशन के कारण बना है, तो इसीलिए फर्टाइल सोइल है। और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट का अगर बात करेंगे वही है नॉर्दर्न प्लेन में आ गया वेस्ट बंगाल, असम और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, ठीक है, ये टोटली आपका नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट आ गया। ओके, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में, वो है 3 टाइप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड असम। वो है ऑस, अमन एंड बोरो। ऑस, अमन एंड बोरो और कुछ नहीं है। ऑस जो होता है जनरली ऑटम सीजन में ग्रो करने वाला पैडी, अमन होता है विंटर सीजन में ग्रो करता है जनरली ये, और बोरो होता है जनरली ये समर का टाइम में ग्रो करते हैं। और आप लोग ये याद रखिए कि राइस जो एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ मतलब जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही इसका खेती हम लोग शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स इसके लिए बारिश का जरूरत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही इसका खेती शुरू करते हैं। और राइस एकमात्र इंडिया का ये आपका फर्स्ट स्टेपल फूड क्रॉप है। दैट मीन्स राइस इंडिया का ही नहीं पूरा वर्ल्ड का ही स्टेपल फूड क्रॉप है। और इंडिया में स्टेपल, STAPL, स्टेपल मतलब मुख्य फूड क्रॉप है राइस इंडिया का, तो मुख्य में भी नंबर 1 फर्स्ट स्टेपल, स्टेपल मतलब मुख्य, फर्स्ट स्टेपल फूड क्रॉप है राइस इंडिया के लिए। और इसके बाद आपका व्हीट का बात करेंगे तो व्हीट में फर्स्ट पॉइंट याद रखिए आप लोग कि व्हीट जो है सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। दैट मीन्स राइस का बाद जो इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, स्टेपल फूड क्रॉप है इंडिया का, सेकेंड पोजीशन में वो व्हीट है। और इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो हो गया, इसके लिए जनरली फर्स्ट तो यही याद रखेंगे, ये एक रबी क्रॉप है। जैसे कि राइस खरीफ क्रॉप था, तो व्हीट जो है रबी क्रॉप है। रबी मीन्स जनरली ये विंटर का टाइम में इसका हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल इसके लिए चाहिए, विंटर का टाइम है, ठंडी का टाइम है, जनरली जैसे ही ऑनसेट होता है, जो ठंडी का टाइम जैसे शुरू होने वाला होता है उस टाइम में जनरली हम इसका ग्रो करते हैं। तो ठंडी का टाइम है, तो इसके लिए जनरली अगर रेनफॉल का बात करेंगे, रेनफॉल कम ही चाहिए व्हीट के लिए, 50 to 75 सेंटीमीटर ही चाहिए एनुअल रेनफॉल। राइस के लिए तो ज़्यादा चाहिए था। और इसी तरह से हम लोग क्लाइमेट का बात करेंगे, कूल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग, तो यहाँ याद रखने वाला कुछ है ही नहीं। तो हम लोग रबी क्रॉप है तो उस समय ठंडा होता ही है, तो ठंडा होता ही है, तो यहाँ ऑलरेडी एक पॉइंट बनता है, तो वो है आपका कि राइस के लिए जो टेम्परेचर जो चाहिए ग्रोइंग टाइम में, कूल टेम्परेचर चाहिए। दैट इज कूल टेम्परेचर होता ही है उस समय,
और जब हार्वेस्ट करते हैं उस समय ब्राइट सनशाइन चाहिए, क्योंकि अगर ब्राइट सनशाइन नहीं रहेगा उस समय, अगर बारिश वगैरह हो जाएगा हार्वेस्ट का टाइम में जब फसल उठाते हैं तो वो फसल खराब हो सकता है। इसी तरह से व्हीट ग्रोइंग बेल्ट का बात करेंगे। गंगा सतलज बेल्ट है एक, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, और ब्लैक सोयल रीजन डेक्कन प्लेटू एरिया में। दैट मीन्स व्हीट ग्रोइंग का दो ही एरिया है, गंगा सतलज बेल्ट। दैट मीन्स गंगा एंड सतलज रिवर का बिटवीन का जो पार्ट में राइस का ग्रो किया जाता है, राइस का कल्टीवेशन किया जाता है जनरली इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और ब्लैक सोयल रीजन ऑफ द डेक्कन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, तमिलनाडु, ये एरिया में भी व्हीट का ग्रोइंग किया जाता है। यहाँ पर नोट करके लिखे, इट इज सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। दैट मीन्स राइस का बाद यही है इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। और ये सेकेंड इसीलिए है क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया का बात करेंगे ज़्यादातर वहाँ पर लोग राइस ही खाते हैं। और इसी तरह से हम लोग इंडिया का भी नॉर्थ ईस्ट का भी बात करेंगे, वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग राइस को ही फेवर करते हैं। हाँ, बाकी इंडिया जो होगा जनरली नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर लोग राइस और व्हीट ऑल्टरनेटिवली वो लोग यूज़ करते ही है। और इस तरह से व्हीट कल्टीवेशन जो है हैज़ बीन सक्सेसफुल इन विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में, उत्तर प्रदेश एरिया में अगर व्हीट कल्टीवेशन जो सक्सेसफुल हो रहा है जनरली विंटर का टाइम में, तो इसके लिए दो रीजन है आपका। एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है ये जो रेनफॉल लाता है, लाइट रेनफॉल लेके आता है जनरली विंटर का टाइम में। तो लाइट रेनफॉल है, कम रेनफॉल है, इतना सफिशिएंट है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। और ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण भी आपका HYB सीड का, केमिकल फर्टिलाइजर का, मॉडर्न मशीनरी का यूज हुआ है, इसके चलते भी आपका व्हीट कल्टीवेशन सक्सेसफुल हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जनरली इन विंटर। ओके, दिस मच। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे मेजर क्रॉप मिलेट का बारे में। और मिलेट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने व्हीट एंड राइस का बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर राइस में कुछ पॉइंट जो छूटा हुआ था वो था आपका कि एशिया जो है राइस कल्टीवेशन के लिए आपका मेजर हब है। दैट मीन्स 90% जो राइस का प्रोडक्शन जो होता है वर्ल्ड में वो एशिया में ही होता है। दैट मीन्स राइस का प्रोडक्शन जितना भी होता है वर्ल्ड में उसका 90% एशिया में होता है। और एशिया में भी चाइना नंबर 1 है राइस प्रोडक्शन में, उसके बाद इंडिया है। दैट मीन्स चाइना, इंडिया दोनों ही राइस प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्रीज से। और इसी तरह से राइस कल्टीवेशन को लेकर के और एक पॉइंट था, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल एरिया में देखेंगे साल में 2 बार 3 बार तक राइस का कल्टीवेशन होता है। और ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट जो है फेवरेबल है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं मिलेट्स का बारे में। तो मिलेट फर्स्ट क्या है, तो मिलेट जनरली इंडिया का अगर बात करेंगे, इंडिया में 3 टाइप का मिलेट ग्रो किया जाता है। वो है ज्वार, जिसको सोरगम भी कहते हैं, बाजरा एंड रागी। इसका मतलब ये नहीं कि मिलेट सिर्फ 3 टाइप का ही है। मिलेट का डिफरेंट वेराइटीज है, डिफरेंट टाइप का मिलेट्स है, जैसे कि कोदो भी कहते हैं। और चाइना एरिया में फर्स्ट टाइम यही बिलीव किया जाता है कि मिलेट का जो प्रोडक्शन जो है फर्स्ट टाइम चाइना से स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि चाइना में मिलेट का जो वेराइटीज़ वगैरह जो है वो है प्रोसो, और इसी तरह से फॉकटेल, ब्रूमकॉर्न, ऐसा बहुत सारा नाम से डिफरेंट टाइप का आपका मिलेट है। मिलेट का डिफरेंट वेराइटीज है। बट इस चैप्टर में हम लोग जनरली मिलेट का बारे में जब डिस्कस करते हैं और इंडिया में जब हम मिलेट का बारे में बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 नेम्स लेते हैं, वो है ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो अब एक्चुअली मिलेट है क्या, तो किस टाइप का ये ग्रेन है। ग्रेन मतलब ये दाना या तो अनाज किस टाइप का है, किस टाइप का ये फूड ग्रेन है। मिलेट जनरली ये आपका बहुत ही स्मॉल साइज का, जैसे कि आप गेहूं का साइज का बात करो
या तो आप मेज का या तो राइस का साइज का बात करोगे, उसका साइज बड़ा रहता है, उसका ग्रेन का दैट मीन्स उसका दाना का साइज बड़ा रहता है, दैट मीन्स उसका सीड का साइज बड़ा रहता है। और मिलेट जो है जनरली इसी टाइप का ग्रेन है, या तो अनाज दैट मीन्स सीड या तो दाना, जिसका साइज जो है बहुत ही छोटा रहता है, बहुत इसका छोटा साइज रहता है। और साथ साथ मिलेट इस टाइप का प्लांट या तो क्रॉप को कहते हैं जिसमें ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है और साथ साथ फाइबर भी ज़्यादा मिलता है। दैट मीन्स बाकी जो क्रॉप जो है उसका कंपैरिजन में ये जो मिलेट जो है इसमें फाइबर भी ज़्यादा मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिलता है, और जनरली इसका जो साइज जो होता है बहुत ही छोटा छोटा रहता है। तो इस टाइप का बहुत सारा और भी क्रॉप होगा जो मिलेट का ही कैटेगरी में आता है, जो मिलेट ही है, किंतु यहाँ पर हम लोग वो सब का बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो इंडिया में होता है वही मिलेट का बारे में बात करेंगे, जौ, बाजरा एंड रागी। तो ओके, मिलेट आर ऑल्सो कॉल्ड कोर्स ग्रेन। अब सेकेंड लाइन में देखिएगा, मिलेट को कोर्स ग्रेन भी कहते। कोर्स कहने का मतलब इसका जो सरफेस जो होता है वो स्मूथ नहीं रहता है, वो रफ रहता है, ठीक है। और अब मिलेट का बारे में बाकी अब देखते हैं, जैसे कि रागी जो है ये रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मिलेट जो है ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो रागी का बारे में अगर बात करेंगे, रागी इट इज रिच इन आयरन, आयरन रिच है इसमें, कैल्शियम रिच है और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपका रागी का। उसके बाद हम ज्वार का बात करेंगे, तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। तो ज्वार जो है ये इंडिया का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप राइस है, सेकेंड व्हीट है, थर्ड ज्वार है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, दैट मीन्स किस बेसिस पर, यह है आपका जितना एरिया में इसका खेती किया जाता है, तो उस हिसाब से देखेंगे राइस एंड व्हीट का जितना एरिया में खेती किया जाता है, उसका बाद अगर आपका किसी क्रॉप का अगर सबसे ज़्यादा खेती किया जाता होगा राइस एंड व्हीट का बाद, तो यही है आपका ज्वार का। और इसका प्रोडक्शन भी अगर देखेंगे कि राइस एंड व्हीट के बाद जिस क्रॉप का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो यही है। दैट मीन्स एरिया एंड प्रोडक्शन का बेसिस पर या तो एरिया एंड प्रोडक्शन का रिस्पेक्ट पर देखेंगे, ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। अब यहाँ इसका खेती जनरली कहाँ पर किया जाता है इंडिया में, तो इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका। दो ही नाम लेने से काफ़ी है। जनरली अगर आप देखेंगे ये तीनों टाइप का मिलेट जो है ये अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट दिया होगा, किंतु उससे अगर एक हम कॉमन निकलेंगे तो महाराष्ट्र में ये तीनों टाइप का मिलेट पाया जाता है, कर्नाटक में भी ये तीनों टाइप का मिलेट का खेती होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। तो जनरली आप दो ही नाम याद रखेंगे, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। राजस्थान भी लिख सकते हो। और मिलेट कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल। और इसका मेन आपका जो कैरेक्टर जो है मिलेट का वही है कि ये लेस फर्टाइल सोइल में भी ग्रो कर सकता है, जैसे कि सैंडी सोइल वगैरह में ये आसानी से अच्छे ढंग से ग्रो होता है मिलेट का। और इसको चाहे ज़्यादा हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल भी इसके लिए सुइटेबल है। लो रेनफॉल में ये आसानी से ग्रो करता है। ओके, मिलेट का बाद हम लोग बात करते हैं मेज, ठीक है। मेज इट इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड इन लैटिन अमेरिका। मेज का बारे में फर्स्ट हम लोग को जानना यही चीज है कि मेज जो है लैटिन अमेरिका जो है दैट मीन्स साउथ अमेरिका जो है एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका को ये मेज का ओरिजिन कंट्री माना जाता है। दैट मीन्स मेज प्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट हुआ ये माना जाता है। उसमें कौन सा कंट्री लैटिन अमेरिका का ये मेंशन करना तो आसान बात नहीं है, तो जनरली इतना कहते हैं कि लैटिन अमेरिका से
मेज का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये तो रिसर्च का बात है, उसमें भी कौन सा कंट्री, ठीक है। सो इट इज स्टिल द स्टेपल फूड ऑफ पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका का लोगों के लिए अभी भी स्टेपल फूड है, दैट मीन्स इम्पोर्टेंट फूड है, मुख्य फूड है। एंड यूएसए इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। तो अभी भी यूएसए को अगर देखेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का, ठीक है। इट इज द क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर। और मेज ये एक ऐसा क्रॉप है जो फूड का रूप में भी यूज करते हैं, दैट मीन्स हम लोग खाने का रूप में भी इसको यूज करते हैं, एंड फूड मतलब एनिमल का चारा का रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, फूड एंड फूडर। उसके बाद इट इज अ खरीफ क्रॉप। मेज जो है जनरली ये खरीफ क्रॉप है, दैट मीन्स जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही इसका खेती किया जाता है, जैसे कि धान एक खरीफ क्रॉप है, व्हीट रबी क्रॉप है, मतलब व्हीट ठंडी का टाइम में जनरली ग्रो किया जाता है, और ये मेज जो है ये खरीफ क्रॉप है, दैट मीन्स जैसे बारिश का सीजन स्टार्ट होता है उस समय जो खेती करना शुरू करते हैं, तो ये खरीफ क्रॉप है आपका मेज। बट इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, अगर बिहार का बात करेंगे, मेज इज ग्रोन एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप तो है ही, रबी क्रॉप का रूप में भी, दैट मीन्स जनरली ठंडी का टाइम में भी बिहार में मेज का कल्टीवेशन होता है। और ये बहुत जगह आपको ये देखने को मिलता है कि ये सिर्फ आपका मेज का जो कल्टीवेशन जो कर रहे, ये सिर्फ फूड के लिए ही नहीं, बहुत जगह आप देखते हो कि इसका जो कल्टीवेशन करते और इसमें जैसे ही हार्वेस्टिंग का टाइम से पहले इसको कट करके जनरली एनिमल्स वगैरह को खिला देते हैं चारा का रूप में, दैट मीन्स ये आपका फूडर के रूप में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मेज ग्रोइंग स्टेट है, बिहार का नाम ऑलरेडी आ ही गया, तो बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका एक्सेट्रा है, ये सभी एरिया में मेज का ग्रो करते हैं। ओके, मेज का बाद हम लोग बात करेंगे शुगर केन का। तो शुगर केन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू शुगर केन प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द ओल्ड प्लांट। मतलब शुगर केन का जो प्लांट जो है इसको ईख कहते हैं। तो शुगर केन का प्लांट को अगर आप देखोगे, न्यू शुगर केन प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द ओल्ड प्लांट। एक शुगर कैन का जो प्लांट जो होगा, ठीक है, उसी को कट करके फिर उसी से एक नया शुगर कैन का प्लांट का ग्रो कराया जाता है। दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड रतून क्रॉपिंग। रतून क्रॉपिंग क्या होता है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। रतून जो वर्ड जो है जनरली आपका ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड रेटोन्सस या तो रेटोफाइसस, रेटोफाइसस या तो रेटोन्सस, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू कट डाउन। और इसी तरह से स्पेनिश वर्ड है रिटोनो, RETONO, रिटोनो। इसका मतलब होता है टू स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है उगना, ठीक है, उगाना। जैसे कि मतलब सीड को आप जमीन में सो करेंगे तो उगेगा वो, ठीक है, स्प्राउट करेगा। तो स्पेनिश वर्ड रिटर्नोस, जिसका मतलब होता है टू स्प्राउट, दैट मीन्स उगना या तो उगाना। और लैटिन वर्ड जो है रेटोफाइसस या तो रेटोन्सस, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कट डाउन। इसका एक्चुअल मतलब है आपका ये रेटोन का मतलब हो गया ये, ओके। अब रेटोन क्रॉपिंग में जनरल होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो शुगर केन का जो प्लांट जो होगा, जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, ये मैच्योर हो गया शुगर केन प्लांट, तो इसको कटा जाता है। जनरली जमीन का जो सरफेस लेवल है उसको कटा जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर उसी प्लांट से, दैट मीन्स जहाँ पर इसको कट दिया है वहीं से एक नया शुगर कैन का स्प्राउटिंग करवाया जाता है। दैट मीन्स जहाँ पर इसको कट दिया है, नया शुगर केन का प्लांट ऑलरेडी हार्वेस्ट के लिए मैच्योर हो गया है, उसको हमने जहाँ जमीन का जो सरफेस है इसको मैंने कट दिया। कटने के बाद वहाँ से फिर एक न्यू स्प्राउट आता है, ठीक है, न्यू स्प्राउट आता है मतलब उगने लगता है फिर से। हमने तो कट दिया ऑलरेडी,
ओल्ड प्लांट को। तो अब वहां से एक न्यू प्लांट स्प्राउट होता है, उगता है, और फिर वो एक बड़े शुगर केन का प्लांट बन जाता है। तो इस टाइप का क्रॉपिंग को ही रतून क्रॉपिंग कहते। दैट मीन्स इससे आपको जनरली क्या होता है कि जमीन को फिर से हम सीड बोएंगे, सीड बो करके फिर जमीन को चाष करेंगे, सीड बोएंगे, जर्मिनेट होने देंगे। तो इसमें बहुत समय लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए रतून क्रॉपिंग में क्या होता है, जो ओल्ड स्टेम जो होगा या तो ओल्ड प्लांट जो होगा उसी को कट करके उसी में से आपका न्यू प्लांट का स्प्राउट किया जाता है, ताकि वो जल्दी ग्रो करे और जल्दी इसको हम लोग हार्वेस्ट कर सके। तो इससे हमको ज़्यादा फायदा हो। इसको रतून क्रॉपिंग कहते। रतून क्रॉपिंग और भी क्रॉप में किया जाता है, बनाना में भी किया जाता है। तो इसमें आप लोग ये कंफ्यूज ना होना। जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप बायोलॉजी जब पढ़ते हो, जैसे कि प्लांट का ब्रांचेस वगैरह कट करके कहीं उसको दूसरे जगह हम अगर गाड़ देते हैं तो फिर वहाँ से फिर नया प्लांट होता है, वो अलग चीज़ें। इसमें हम लोग क्या किए कि प्लांट का ब्रांच को कट करके दूसरे जगह फिर गाड़ करके वहाँ से फिर नया प्लांट उग रहा है। तो उस केसेस में हमने जो पेरेंट प्लांट है उससे उसको सेपरेट किए, अलग किए। किंतु रतून क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता है। जो पेरेंट प्लांट होगा, जो ओल्ड प्लांट होगा, उसको कटेंगे और कटने के बाद उसका रूट वहीं पर रहेगा जिस जमीन से इसका रूट निकला। ठीक है, वो पोर्शन जमीन का नीचे वाला पार्ट वहीं पर रहेगा, और जहां से कटे हैं जिस जमीन का लेवल से कटते वहीं से हम लोग स्प्राउट कराएंगे एक न्यू प्लांट। इसको ही को कहते हैं आपका रतून क्रॉपिंग। ठीक है, और शुगर कैन एक रतून क्रॉपिंग है। इट कैन बी ग्रोन इन वेरियस टाइप ऑफ सोयल। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि शुगर कैन जो है डिफरेंट टाइप का सोयल में इसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं। जनरली इसके लिए कोई स्पेसिफिक सोयल नहीं है। और इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील का बाद अगर शुगर केन प्रोडक्शन में अगर देखेंगे कोई कंट्री है तो वो है आपका इंडिया। ओके, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूसली वार्म टेम्परेचर। शुगर केन प्रोडक्शन के लिए जनरली वार्म टेम्परेचर चाहिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वार्म टेम्परेचर इसीलिए चाहिए कि वार्म टेम्परेचर रहेगा तो इसमें शुगर केन प्लांट जो होगा इसमें सुक्रोज का लेवल, दैट मीन्स जिससे हमको शुगर मिलता है, मिठास जो मिलता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फायदेजनक रहता है। तो टेम्परेचर आपका वार्म टेम्परेचर चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट का बात करेंगे तो इसमें जनरली बिहार यूपी का बात तो आ ही जाता है, क्योंकि बिहार यूपी में आप जानते हैं छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा में जनरली शुगर केन का यूज़ होता ही है, और यहाँ पर शुगर केन का ग्रो भी ज़्यादा हम लोग करते ही है। ओके, और अगर जितना भी शुगर मिल का अगर बात करेंगे, पूरा इंडिया में जो शुगर मिल होगा उसका 60% शुगर मिल अभी भी बिहार एंड यूपी एरिया में ही है, और उसके बाद महाराष्ट्र एरिया। और प्रेजेंट का अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट डे में ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि बिहार एंड यूपी से शुगर मिल वगैरह है जो ज़्यादा महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ज़्यादा महाराष्ट्र की तरफ शुगर मिल वगैरह भी बनने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में पाए जाने वाला शुगर केन जो होगा उसमें जनरली सुक्रोज का लेवल ज़्यादा पाया गया है। होगा वहाँ का मिट्टी के कारण, होगा वहाँ का क्लाइमेट के कारण, तो इसीलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी प्रेजेंट में अगर देखेंगे ये एक ट्रेंड चल रहा है कि महाराष्ट्र एरिया में ज़्यादा आपका शुगर मिल वगैरह अभी सेटअप हो रहा है, मतलब शुगर मिल अभी शिफ्ट हो रहा है यूपी एंड बिहार से महाराष्ट्र की तरफ। और शुगर केन जो है इसका जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे कि शुगर बनता है, जैगरी को कहते हैं गुड़। इसी तरह से खंडसरी जो होता है आप विलेज का मार्केट वगैरह में देखने को मिलता है, वाइट शुगर। ठीक है, ये सारा प्रोडक्ट हमको शुगर केन से मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉटन का। ओके, कॉटन प्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जैसे कि मेज में हमने बोला लैटिन अमेरिका, इसी तरह से कॉटन
प्लांट का अगर कल्टीवेशन का बात करेंगे, यही बिलीव किया जाता है कि इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। दैट मीन्स कॉटन प्लांट, कॉटन कल्टीवेशन इंडिया से शुरू हुआ है। It was cultivated first time in India during the Indus Valley Civilization। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली अगर हम रिसेंट का अगर रिसर्च का बात करेंगे, आईआईटी खड़गपुर जो वेस्ट बंगाल में है, इसका आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिसर्च का अकॉर्डिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अप्रोक्स 8000 ईयर्स ओल्ड है। दैट मीन्स 8000 ईयर्स ओल्ड। उस समय ही इंडिया में कॉटन का कल्टीवेशन हुआ है, कॉटन का टेक्सटाइल वगैरह बनना शुरू हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट का। ठीक है, और कॉटन से जनरली हमको मिलता है फाइबर। दैट मीन्स इससे हमको धागा मिलता है और इससे हम लोग कॉटन का टेक्सटाइल बनाते, मतलब कपड़ा बनाते हैं। ओके, तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए कॉटन के लिए? इट ग्रोस वेल इन हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल एरिया। जनरली ये ज़्यादातर जहाँ हाई टेम्परेचर ही हो और रेनफॉल लाइट हो, ज़्यादा रेनफॉल ना हो, ऐसा एरिया में कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। और जनरली ब्लैक सोयल में भी, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी कहते हैं। ओके, मतलब कॉटन को ब्लैक कॉटन सोयल नहीं, दैट मीन्स जिस सोयल में जनरली आपका कॉटन ग्रो करे उसको ब्लैक कॉटन सोयल भी कहते हैं जनरली। इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। कहने का मतलब फ्रॉस्ट फ्री, कहने का मतलब ज़्यादा जो ठंडा, दैट मीन्स टेम्परेचर 0 से आपका बिलो नहीं जाना चाहिए, ऐसा 210 डेज, दैट मीन्स अप्रोक्स 8 मंथ। ठीक है, अप्रोक्स 8 मंथ का ऐसा हम लोग का ड्यूरेशन चाहिए जहाँ पर आपका टेम्परेचर 0 से बिलो न जाए। दैट मीन्स ज़्यादा ठंडी कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन। अब मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट का बात करेंगे, ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। ठीक है, क्योंकि उसी एरिया में ज़्यादा ब्लैक सोयल भी है और इट ग्रोस वेरी वेल इन ब्लैक सोयल, इसीलिए ब्लैक कॉटन सोयल जो आपको कह दिए। ओके, और कॉटन प्रोडक्शन का अगर बात करेंगे तो कॉटन प्रोडक्शन में प्रेजेंट में अगर बात करेंगे, चाइना नंबर 1 में है अभी भी, उसके बाद इंडिया आता है। और इसी तरह से कॉटन प्रोडक्शन होता है तो डेफिनेटली इससे धागा भी बनता है। तो धागा व्यापार का अगर बात करेंगे, इंडिया जो है वर्ल्ड में जितना भी धागा का जो व्यापार होता है उसका 25%, दैट मीन्स थ्रेड का जो ट्रेड होता है पूरा वर्ल्ड में, उसका 25% ट्रेड जो है इंडिया से होता है। दैट मीन्स वर्ल्ड में जितना भी थ्रेड का ट्रेड हो रहा है उसका 1/4 पार्ट इंडिया से होता है। दैट मीन्स इतना ज़्यादा हम लोग थ्रेड का ट्रेड करते हैं, व्यापार करते, दैट मीन्स ज़्यादा यहाँ पर आपका कॉटन का प्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पर कुछ अजीब सा बात यह है कि थ्रेड प्रोडक्शन में हम लोग 25% कंट्रीब्यूशन कर रहे, बट गारमेंट जो कपड़ा बनाने का बात आता है तो ओनली 4% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत सारा मशीनरी वगैरह मॉडिफाइड नहीं है, अच्छा क्वालिटी का धागा को हम लोग यूज़ कर नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पर होता यही है, इंडिया से जनरली जो धागा जो है 85 रुपीज़ 90 रुपीज़ पर केजी में हम लोग बिक्री कर देते जापान, यूएसए और कंट्री का, और वहीं से फिर ट्राउज़र वगैरह और कपड़ा बन के आता है जिसका दाम फिर आपका जो हज़ारों में चले जाता है। तो प्रॉफिट लेते हैं वो लोग, और हम लोग इसी तरह से अगर अपना मशीनरी को अपडेट नहीं करेंगे तो इससे हम लोग को लॉस ही होता रहेगा। ओके, दिस मच फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे जूट कल्टीवेशन के बारे में। सो इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट जो है इसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर इसीलिए कहते क्योंकि जूट से जो फाइबर बनता है वो गोल्डन कलर का होता है, शाइनी गोल्डन कलर का। सो इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहते। इट इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप आफ्टर कॉटन। फाइबर क्रॉप कहने का मतलब जिससे धागा बनता है और कपड़ा बनता है। जैसे कि अगर कॉटन का बात करोगे तो कॉटन का धागा और कॉटन का कपड़ा बनता है। इसी तरह से जूट का बात करोगे, जूट से भी डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग क्लोथ वगैरह बनता है, साथ साथ गन्नी बैग्स और डिफरेंट टाइप का अदर आपका आइटम्स जो जूट का प्रोडक्ट्स बनता है।
तो जूट जो है आपका, कॉटन का बात करेंगे, जूट सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया का। इट ग्रोज वेरी वेल इन फर्टाइल सोइल। और जूट कल्टीवेशन का बात करेंगे, ये किस टाइप का सोइल में ये अच्छे ढंग से ग्रो करता है, तो वो है आपका फर्टाइल सोइल, जनरली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन इंडिया। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाए गए जो डेल्टा एरियाज जो है, वहां पर आपका जूट का कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। तो ये जनरली आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया जो है वेस्ट बंगाल, और इधर का बात करेंगे दूसरा कंट्री का, वो बांग्लादेश एरिया, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एरिया में ज़्यादा है। तो डेल्टा यहाँ पर क्या है, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, तो डेल्टा एरिया जनरली उसी को कहते जो ट्रायंगल शेप का जो लैंड है, ट्रायंगल शेप का जो लैंड है, रिवर का डिपोजिशन के कारण जो बनता है, उसको डेल्टा कहते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे आप गंगा रिवर का और ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये रिवर जहाँ से ओरिजिन हुआ, तो वहाँ से मिट्टी बालू जो भी अपने साथ लेके आते हैं, कैरी करके लेके आते हैं, इरोजन करके लेके आते हैं, और जब ये फाइनली सी में ड्रेन करता है, अर्थात वहाँ पर फाइनली ये रिवर आपका सी में ड्रेन करने के बाद ये रिवर वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में। तो सी में ड्रेन करने से पहले वो लेवल एरिया रहता है ज़्यादा, तो एरिया लेवल होने के कारण वहाँ पर जो भी ये रिवर ने सील्ट सैंड क्ले जो भी लेके आया है, वो सी में ड्रेन करने से पहले वहाँ डिपॉजिट कर देते, ज़मीन पर डिपॉजिट कर देते। तो ये डिपोजिशन के कारण एक ट्रायंगल शेप का जो लैंड बन जाता है, तो इसी को कहते हैं डेल्टा। दैट मीन्स डेल्टा कहने का मतलब रिवर द्वारा डिपोजिटेड सोइल, जनरली अगर वो ट्रायंगल शेप में है तो उसको डेल्टा कहते हैं। और इस टाइप का डेल्टा जनरली आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा ही बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले, दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल में फाइनली इसका एंड होता है ये रिवर्स का, उससे पहले जो लेवल लैंड एरिया है उस एरिया में ये बनाते हैं। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा एरिया हो गया, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एरिया में सबसे ज़्यादा है, उस एरिया में आपका सबसे ज़्यादा जूट का कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका माइंड में अराइज हो सकता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया जो है इंडिया का, उस एरिया में ही जूट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा क्यों है? तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो सोयल जो है मोस्ट फर्टाइल है, और दूसरा रीज़न यही है कि यहाँ का जो सोयल जो होता है रिन्यू होता है एवरी ईयर। रिन्यू कहने का मतलब यहाँ पर एवरी ईयर रिवर जो है आपका न्यू सोयल लेकर के डिपॉजिट कर देते हैं, और न्यू सोयल जो होता है ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका जूट का कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। और जनरली वेस्ट बंगाल में भी अगर बात करेंगे, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया जनरली आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया, दैट मीन्स ये जनरली हुगली रिवर का ही बेसिन में, हुगली रिवर जो है उसका ही आपका सराउंडिंग में ज़्यादातर जूट का कल्टीवेशन होता है। ओके, इट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। दैट मीन्स जूट कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर भी चाहिए और रेनफॉल का भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ टेम्परेचर इस एरिया में, तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहता है, और रेनफॉल का बात करेंगे रेनफॉल भी अच्छा होता है। तो यहाँ सभी रिक्वायरमेंट जो है इस जूट का कल्टीवेशन के लिए चाहिए, वो सब कुछ मिलता है, इसीलिए वहाँ पर जूट का कल्टीवेशन अच्छा होता है। अगर यहाँ पर दूसरी तरह से अगर क्वेश्चन कर दे कि जूट का ज़्यादा मिल्स वगैरह, दैट मीन्स जूट का फैक्ट्री वगैरह ज़्यादातर उसी रीजन में क्यों है, उसका भी रीजन वही है क्योंकि जूट प्रोडक्शन वही होता है। और दूसरा चीज़ यही है कि वहाँ पर आपका वो एरिया जो है वेल कनेक्टेड है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वहाँ बहुत अच्छा है, वो रोड से भी कनेक्टेड है, रेलवे से भी कनेक्टेड है, वाटर वे से भी कनेक्टेड है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का भी वहाँ अच्छा फैसिलिटी है, इसीलिए वहाँ पर वो जूट मिल्स वगैरह ज़्यादा उसी एरिया में है। और इसी तरह से जूट प्रोडक्शन के लिए जनरली ज़्यादा लेबर का ज़रूरत पड़ता है, और लेबर भी इजीली आपका वेस्ट बंगाल से
साथ साथ आपका बिहार, यूपी, ओडिशा, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है, तो लेबर इस एरिया से इजीली मिल जाता है। तो ये रीजन है आपका जूट कल्टीवेशन वहाँ पर सक्सेस होने का। और मार्केट का बात करेंगे, मार्केट भी सराउंडिंग में है ही, और कोलकाता इंडिया का सबसे पुराना सिटी है, और कोलकाता जो है पहले कैपिटल भी हुआ करता था, इसीलिए मार्केट भी सराउंडिंग में है। तो इसीलिए जूट का कल्टीवेशन और जूट का मिल उस एरिया में ही ज़्यादातर लोकेटेड है। और इंडिया में अगर बात करेंगे, जूट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, और उसके बाद बिहार है, उड़ीसा है, और असम और मेघालय में भी जूट का प्रोडक्शन होते। हाँ, अगर वर्ल्ड का बात करेंगे तो वर्ल्ड में नंबर 1 बांग्लादेश आता है जूट प्रोडक्शन में। अगर इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले, दैट मीन्स पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ, इंडिया से जो पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ, तो उससे पहले अगर बात करेंगे, इंडिया ही नंबर 1 था जूट प्रोडक्शन में। और जैसे ही पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, तो यहाँ से ज़्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है प्रेजेंट का जो बांग्लादेश में चला गया, क्योंकि उस समय बांग्लादेश जो है पार्टीशन से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, और जैसे पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ, तो वो आपका बांग्लादेश में चला गया इस तरह से। ओके, अब चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो जूट इंडस्ट्री है, इसको बहुत सारा प्रॉब्लम प्रेजेंट डे में फेस करना पड़ रहा है। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स ये जो सिंथेटिक फाइबर है ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, दैट मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर, उसका जो बैग्स वगैरह जो बनेगा, जैसे कि ज़्यादातर जूट का गन्नी बैग्स वगैरह बनता है। गन्नी बैग मतलब जो आलू होगा, व्हीट होगा, राइस होगा, उसको जिसमें डाल करके जो बस्ता वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हो स्टोर वगैरह में कि गन्नी बैग, जिसमें आपका जूट का बैग में गेहूं होगा, आटा होगा, जो उसमें पैक रहता है। दैट मीन्स इस तरह का बैग वगैरह अभी प्रेजेंट का बात करेंगे ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर का बनता है, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहता है, सस्ता भी रहता है। इसीलिए यहाँ पर जूट अपना मार्केट लूज कर रहा है। दैट मीन्स इसका मेन चैलेंज ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और दूसरा प्रॉब्लम है जूट इंडस्ट्री जो इंडिया का है, उसका जो दूसरा प्रॉब्लम है कंपटीशन फ्रॉम जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया एसेट्रा। दैट मीन्स और भी कंट्री है जो जूट का प्रोडक्शन करते हैं। बांग्लादेश तो सबसे ज़्यादा करते ही है, चाइना भी कर रहा है, थाईलैंड भी कर रहा है, मलेशिया भी कर रहा है, ये नेबरिंग कंट्री से। तो ये कंट्री से भी जूट प्रोडक्शन होने के कारण इंडियन जूट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम यहाँ से भी फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टी कल्टीवेशन। इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप। दैट मीन्स टी जो है जनरली ये पीने के लिए यूज़ करते हैं। एंड प्लांटेशन क्रॉप, ये एक प्लांटेशन क्रॉप भी है। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या है, अगर आपका माइंड में क्वेश्चन आता है तो प्लांटेशन क्रॉप का अगर डेफिनेशन आपको बताना होगा तो हम यही कहेंगे, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लांटेशन का डेफिनेशन यही होता है, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया। दैट मीन्स सिंगल टाइप का क्रॉप, जैसे कि धान का खेती कर रहे, या तो गेहूं का खेती कर रहा है एक लार्ज एरिया में, तो ये इसका मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप। दैट मीन्स ये प्लांटेशन जो होता है, प्लांटेशन में आप यहाँ धान का खेती नहीं आता है, गेहूं का खेती नहीं आता है। तो इसका पूरा डेफिनेशन अगर आपको बताओ तो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया विच हैज़ इंटरफेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका फुल डेफिनेशन यही होता है। दैट मीन्स प्लांटेशन में क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन तो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया, एक ही प्रकार का एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया में। अब एक ही टाइप का क्रॉप लार्ज एरिया में तो बहुत सारा चीज़ किया जाता है। इंडिया में बात करेंगे तो राइस पूरा एक लार्ज एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है, व्हीट एक लार्ज एरिया में कल्टीवेशन होता है। तो क्या हम व्हीट को प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे, राइस को हम प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे? तो कभी भी नहीं, क्योंकि इसका डेफिनेशन में जो आ रहा है सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया विच हैज इंटरफेस
ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कहने का तो सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे तो प्लांटेशन उसी टाइप का क्रॉप को प्लांटेशन कहेंगे जहां पर सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप लार्ज एरिया में तो ग्रो करते ही है, साथ साथ ये ऐसा क्रॉप है जिसमें आपका इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का कैरेक्टर, दैट मीन्स इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का साथ इसका रिलेशन है। जैसे कि आप बात करेंगे कॉटन का, कॉटन एक प्लांटेशन क्रॉप है, तो कॉटन प्लांटेशन क्रॉप है तो इसका जो रिलेशन जो है इंडस्ट्री का साथ भी है, एग्रीकल्चर का साथ भी है। आप कैसे है, जैसे कि देखिए कॉटन का प्लांट जो है, कॉटन फर्स्ट इसका खेती किया जाता है, ये एग्रीकल्चर हुआ, और उसके बाद जब तक इसको इंडस्ट्रियली प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक इसको इंडस्ट्रियली प्रोसेस नहीं करेंगे तो कॉटन से कॉटन का क्लोथ नहीं बनेगा। तो कॉटन मिल में जाएगा कॉटन, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा मशीन के जरिए, उसके बाद ये कॉटन से फिर कॉटन का क्लोथ बनेगा, धागा बनेगा, क्लोथ बनेगा। दैट मीन्स प्लांटेशन इसी टाइप का क्रॉप को कहते हैं जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का साथ इसका रिलेशन होता है। जैसे कि आपने देखे कॉटन में एग्रीकल्चरल क्रॉप तो है ही, ये जमीन पर होता है, इसका खेती किया जाता है, एग्रीकल्चर का साथ इसका रिलेशन है, और उसके बाद जब तक इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं होगा तब तक इससे कॉटन से धागा, कॉटन से कपड़ा नहीं बनेगा। दैट मीन्स इसका दोनों का साथ रिलेशन है। दैट मीन्स ये आपका प्लांटेशन क्रॉप हुआ। इसी तरह से आप शुगर केन का बात करेंगे, शुगर केन भी खेती किया जाता है, इसका एग्रीकल्चर है ये, और इसको जब शुगर मिल में लेके जाते शुगर केन को, और वहाँ पर शुगर मिल में मशीन द्वारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ से फिर आपका शुगर बनता है। दैट मीन्स इसमें भी दोनों ही कैरेक्टर है, एग्रीकल्चर का भी, इंडस्ट्री का भी। तो ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। और इसी तरह से आप बात कर सकते हैं जूट का, कॉफ़ी का, टी का। टी का अगर बात करेंगे, टी भी जनरली इसका खेती किया जाता है, एग्रीकल्चर है ये। उसके बाद ये टी का जो लीफ जो है, इसका जो पत्ता जो है, इसको टी फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है मशीन के जरिए, और उसके बाद यहाँ से आपका टी बनता है, मतलब चाय पत्ती यहाँ से बनता है। दैट मीन्स ये भी एक प्लांटेशन हुआ। दैट मीन्स प्लांटेशन का मतलब ऐसा क्रॉप जो लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है, साथ साथ जिसका दोनों कैरेक्टर होता है, या तो जिसका रिलेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का साथ होता है, ऐसा क्रॉप को कहते हैं आपका प्लांटेशन क्रॉप। और टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। अब टी जो है जनरली लीफ ऑफ टी प्लांट का जो लीफ है, इसी से हमको टी मिलता है। इन इंडिया इट इज ग्रोन मोस्टली इन वेस्ट बंगाल। अगर हम टी प्लांटेशन का बात करेंगे, ज़्यादातर इंडिया में वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन होता है, और ये जनरली इसका क्वालिटी के लिए फेमस है ये यहाँ का टी। एंड असम में सबसे ज़्यादा टी का कल्टीवेशन होता है, और असम क्वांटिटी के लिए ये टी कल्टीवेशन में फेमस है, क्वालिटी के लिए दार्जिलिंग एरिया। इसके बाद केरला और तमिलनाडु एरिया में भी टी का कल्टीवेशन करते हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन का बात करेंगे, टी कल्टीवेशन के लिए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिए। मॉइस्ट मतलब ये आपका एटमॉस्फेयर में नमी हो। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट भी चाहिए, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम न हो। दैट मीन्स फ्रॉस्ट मतलब जमना नहीं चाहिए, जैसे कि फ्रीजिंग हो जाता है 0 डिग्री के बाद, 0 डिग्री से बिलो होने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंडी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑल थ्रू द ईयर, पूरा साल। तो ऐसा क्लाइमेट में ये अच्छी ढंग से ग्रो करता है। और वेल ड्रेन्ड सोयल चाहिए, दैट मीन्स जो सोयल जो है जहाँ पर हम टी का कल्टीवेशन कर रहे हैं वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर वाटर स्टैग्नेशन, पानी जमना नहीं चाहिए। और ये जो सोयल जो ह्यूमस रिच हो, ह्यूमस मतलब होता है आपका डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स, जो डिकम्पोजर द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज करने के बाद जो बनता है, दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स जो है उसको जैसे डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो वो होता है आपका ह्यूमस। एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका जनरली लिविंग थिंग ही है जनरली, और जिसको डिकम्पोज अभी नहीं किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो वो होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर।
ठीक है। दैट मीन्स ये टी का कल्टीवेशन जो होता है वेल ड्रेन्ड सोयल चाहिए इसको, मतलब पानी जमना नहीं चाहिए, और रिच इन ह्यूमस हो सोयल और ऑर्गेनिक मैटर में भी। इट इज बेस्ट सुइटेड इन हिल स्लोप्स बिकॉज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर हैम्पर्स द प्लांट। दैट मीन्स टी का कल्टीवेशन जो है जनरली हिल स्लोप पर इसका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, और इसका रीजन ये है कि हिली एरिया में स्टैग्नेशन ऑफ वाटर नहीं होता है। दैट मीन्स पानी जमता नहीं है, वो नेचुरली ही वो स्लोपिंग होने के कारण दैट मीन्स प्लांट को हैम्पर नहीं करता है। अगर पानी जमता है तो प्लांट को हैम्पर करता है, इसलिए भी आपका हिली एरिया में टी का कल्टीवेशन अच्छा होता है। और दूसरा चीज है टी कल्टीवेशन के लिए ह्यूमस का जरूरत होता है, ह्यूमस कंटेनिंग सोइल का जरूरत होता है, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए उसमें। तो अगर आप हिली एरिया का बात करेंगे, ज़्यादातर बाकी खेती वहाँ पर उस एरिया में नहीं होता है, तो वहाँ पर प्लांट वगैरह जनरली रहते हैं। तो प्लांट जहाँ पर होगा तो उस सोइल में उस प्लांट का पत्ता गिरेगा, तो उसी से फिर ह्यूमस वगैरह बनेगा, ह्यूमस कंटेंट उस सोइल में ज़्यादा रहता है। तो ये भी रीज़न है कि हिली एरिया का सोइल में थोड़ा सा ह्यूमस कंटेंट होने के कारण भी आपका वहाँ का सोइल में टी का कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छा होता है। ओके, हम लोग बात करते हैं अब कॉफ़ी कल्टीवेशन का। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। दैट मीन्स कॉफ़ी जो है हम लोग को, कॉफ़ी का बीन कहने का मतलब उसका सीड, उसका बीज, उससे हमको कॉफ़ी मिलता है, ठीक है। और ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का वो ब्राज़ील है, और इसीलिए ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट, कॉफ़ी का पॉट कहने का मतलब कॉफ़ी का एक बर्तन कह सकते हैं, ये भी कहते हैं पूरा वर्ल्ड का। और इन इंडिया कॉफ़ी प्लांट इज मोस्टली ग्रोन इन 3 स्टेट्स। इंडिया का बात करेंगे कॉफ़ी कहाँ पर इसका कल्टीवेशन करते हैं, तो जनरली 3 स्टेट में ही करता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बिगिनिंग भी यहीं से हुआ था और अभी भी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इसी तीनों स्टेट में अभी भी कॉफ़ी का आपका कल्टीवेशन होता है। अगर आप इसको दूसरा वर्ड में कहे तो नीलगिरी हिल रेंज एरिया, वो एरिया जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का थोड़ा हिली एरिया, नीलगिरी हिल रेंज जो कहते, उस एरिया में जनरली आपका कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, जो तीनों स्टेट को कवर कर रहा है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और इंडिया में जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन जो होता है जनरली यहाँ 2 वेराइटीज़ का कॉफ़ी ग्रो करते हैं, एक अरेबिका है और दूसरा रोबुस्टा है। ये 2 टाइप का कॉफ़ी है जो इंडिया में ग्रो करते हैं। और अरेबिका वैरायटी जो है ये इंडिया में लाया गया था यमन से। दैट मीन्स ये एक इस्लामिक कंट्री है, आप फाइंड आउट कर सकते हो ये कंट्री कहाँ पर है, वहाँ से लाया गया था ये अरेबिका वैरायटी। और ये वैरायटी ये इंडिया में जो लाया गया है, और ये पूरा वर्ल्ड में ये इस इंडियन कॉफ़ी का अगर डिमांड है तो इसका क्वालिटी के कारण। और फर्स्ट टाइम ये कॉफ़ी जो है इंडिया का कौन सा प्लेस में इसका ग्रो किया था, तो वही आपका बाबा बुदान हिल, बाबा बुदान हिल जो कर्नाटका में है, उस एरिया में इसका फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया था। ओके, गुड मॉर्निंग यू ऑल। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मतलब किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया गया है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना अभी भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम है ये, फार्मर्स कल्टीवेट इन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। यहाँ पर जो किसान जो है ज़्यादातर जो खेती कर रहे हैं छोटा छोटा ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। दूसरी बात है कि यहाँ पर इरिगेशन का फैसिलिटी जो है वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादातर फार्मर्स को रेनफॉल पर डिपेंड करना पड़ता है। और इसी तरह से लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, अगर फसल हो भी जाता है तो उसको स्टोर करके रखने के लिए जो यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर्स वगैरह जो है इसका कोई फैसिलिटी यहाँ पर हाई नहीं है सर। तो इसीलिए भी ज़्यादातर फसल यहाँ पर किसान को यही होता है कि ख़राब हो जाता है, इसका चलते ये लोगों को जल्दी बिक्री करना पड़ता है, या तो अच्छा जो प्रॉफिट जो इनको मिलना चाहिए प्राइस वो नहीं मिलता है। और उसके बाद जो खेती जो करते हैं ट्रेडिशनल मेथड है, दैट मीन्स कल्टीवेशन का जो मेथड जो है ट्रेडिशनल है, जिस तरह से हम लोगों का
आपका प्रीवियस जनरेशन खेती करते आ रहे थे उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ये कुछ भी जनरली हाई नहीं, इसीलिए भी इंडिया में एग्रीकल्चर जो है ज़्यादातर लोग आपका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट तो है, 60% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट तो है, किंतु एग्रीकल्चर से ऐसा कुछ इनकम किसी का भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग अब देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, तो एग्रीकल्चर में इंडिया में डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस importance was given to agriculture in the first 5-year plan. फर्स्ट 5-year प्लान जनरली 1951 का आसपास फर्स्ट 5-year प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट मीन्स इसको पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। दैट मीन्स 5 years के लिए गवर्नमेंट एक प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं कि कमिंग 5 years में हम लोग एग्रीकल्चर में किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या बजट रहेगा, कितना बजट रहेगा, इंडस्ट्री में किस टाइप का हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों का स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो ये 5-year प्लान जो है फर्स्ट 5-year प्लान में ही एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया गया था ताकि एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट हो और फार्मर्स के लिए आपका बेनिफिट हो। किंतु ये जो प्लान जो है जनरली आपका बुक तक ही सीमित रहा और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो बात है जनरली इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं दिखा। तो फिर 1960 का आसपास 1960 ऑनवर्ड्स में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इंडिया में MS स्वामीनाथन का इनिशिएटिव में ही इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इसमें HYV सीड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ। HYV सीड मतलब होता है H मतलब हाई HIGH, Y मीन्स यील्डिंग YIELDING एंड V का मतलब होता है वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। तो यहाँ पर आपका हाई यील्डिंग वेराइटी का जो सीड जो है उसका यूज हुआ एक्सटेंसिवली। दैट मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब ऐसा सीड जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे। और केमिकल फर्टिलाइजर का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हुआ और इसी तरह से इरिगेशन सिस्टम का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ। दैट मीन्स एक्सटेंसिव यूज़ हुआ ताकि प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसका साथ साथ गवर्नमेंट ने फोकस किया लोन्स पर भी। लोन वेर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू इन्वेस्ट इन ट्यूबवेल दैट मीन्स इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल चाहिए, पंप चाहिए और इसी तरह से अच्छे ढंग से खेती करना होगा साइंटिफिक वे में, मॉडर्न वे में, ट्रैक्टर वगैरह का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब के लिए भी गवर्नमेंट लोन वगैरह भी प्रोवाइड करने लगे एक कम रेट में, ताकि यहाँ पर फार्मर्स को एक एनकरेजमेंट मिले और आपका प्रोडक्शन बढ़े। और हुआ भी ऐसा ही, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ स्पेशली ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस। दैट मीन्स यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन का अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे तो यही हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा है, स्पेशली व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बढ़ा है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत काफ़ी बढ़ा, इसीलिए हम लोग इसको एक रिवोल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स एक क्रांति ही आया एग्रीकल्चर में। दैट मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन इसी को कहते हैं। व्हीट एंड राइस में जनरली प्रोडक्शन आपका मेनी टाइम्स इंक्रीज हुआ, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट पूरा इंडिया में पड़ा है। ये भी आपका लिमिटेड ही रहा। जनरली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक ही ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट रहा और बाकी इंडिया का बात करेंगे जनरली वही मेथड चलता रहा और अभी भी लगभग एरिया में वैसा ही चलते आ रहा है। हाँ, हमने ये तो पॉजिटिव बात किया, पॉजिटिव इफेक्ट किया ग्रीन रिवोल्यूशन का। अब ग्रीन रिवोल्यूशन का नेगेटिव इफेक्ट भी है, जैसे कि देखेंगे ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण ही केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हुआ एंड ओवर इरिगेशन। और इरिगेशन जो है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन का भी आपका यूज़ होने के कारण जो सोयल जो है
अपना नेचुरल फर्टिलिटी लूज किया, दैट मीन्स सोयल का नेचुरल फर्टिलिटी चला गया, जिसका चलते आपका सोयल का जो फर्टिलिटी जाने के कारण यहाँ पर फिर धीरे धीरे करके आपका जो प्रोडक्शन जो है कमने लगे। और हम लोगों का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कोशिश अभी तक इस तरह से रुका नहीं है। फिर देखेंगे 1980s 1990 का आसपास में इंडिया गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग वाज इनिशिएटेड। ये प्रोग्रामिंग लाया, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, और इस प्रोग्रामिंग के जरिए प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, यहाँ पर आपका कृषक जो है उनको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस भी देने लगे। क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, दैट मीन्स कभी सूखी पड़ती है जिसका चलते फसल नहीं हो पाता है, कभी फ्लड होता है, कभी साइक्लोन होता है, कभी फायर होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जनरली यहाँ पर किसान लोगों को गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, में एक प्रावधान इस टाइप का बनाया कि कृषक जो है उन लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, जिसके तहत ये किसान जो है उन लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले। ओके, और इसी तरह से ग्रामीण बैंक वगैरह होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होगा, ये भी बहुत लार्ज स्केल में बहुत जगह खुलने का काम हुआ ताकि यहाँ पर लोन वगैरह मिले, किसान को लोन मिले, सस्ता रेट में मिले, ठीक है। और इसी तरह से अगर बात करेंगे हम लोग मौसम विज्ञान का अपडेट वगैरह भी रेडियो में, टेलीविज़न में अक्सर देते रहते ताकि इसका कुछ फ़ायदा तो मिले किसान को। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एग्रीकल्चरल फार्म इन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए का जो एग्रीकल्चरल फार्म जो है उसमें क्या आपका डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ देखेंगे। फर्स्ट इंडिया का देखते हैं, लैंड होल्डिंग साइज इज स्मॉल। कहने का मतलब इंडियन फार्म जो है, दैट मीन्स इंडिया का जो आपका किसान जो है जनरली ये लोग स्मॉल जो साइज का लैंड पर ही खेती करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो भी किसान है बड़े बड़े किसान नहीं है, वो छोटा छोटा किसान है, मतलब उन लोगों के पास छोटा छोटा जमीन है और वही छोटा जमीन पर ही ये लोग खेती कर रहे हैं। और यूएसए का बात करेंगे, यूएसए का पास जो है जमीन का कोई कमी नहीं है, वहाँ पर सफिशिएंट लैंड है। ओके, इसका चलते वहाँ पर जो फार्मर्स जो है, फार्मर्स भी वहाँ पर आपका बड़े बड़े ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्मर्स से। और इंडिया में जनरली अगर बात करेंगे लैंड होल्डिंग साइज, मतलब किसान का पास छोटा छोटा ही ज़मीन क्यों है, तो इसका मतलब इसका कारण ये भी है कि इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है। इसका चलते क्या होता है, एक इनहेरिटेंस, INHERITANC, इनहेरिटेंस वर्ड आपने सुने होंगे, मतलब किसी एक व्यक्ति का 2 बेटा है सपोज, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का अकॉर्डिंग, इनहेरिटेंस राइट का अकॉर्डिंग, अब जैसे वो उनका 2 बेटे बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, उसके बाद जो पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है उनको मिलेगा ही। तो मान के चलो एक व्यक्ति का पास 2 एकड़ जमीन है और उनका 2 बेटा भी है, तो जैसे ही उनका बेटा सब बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, उसके बाद जमीन बटा जाएगा, उनका पेरेंट्स का प्रॉपर्टी उनको मिलेगा, तो 2 एकड़ जमीन 2 बेटे में जब बांटेंगे तो 1 एकड़ ही होगा। तो इस तरह से करके ज़मीन का साइज यहाँ पर घटते जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो है कि बर्थ रेट तो ज़्यादा है ही, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली ही आजकल पसंद कर रहे हैं, तो जिसका चलते क्या है कि छोटा छोटा ज़मीन पर ही लोग खेती कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। तो इसका चलते भी यहाँ पर इसका एक नेगेटिव एडवांटेज, नेगेटिव इसका इफेक्ट है। और यूएसए का बात करेंगे, यूएसए में ऑलरेडी सफिशेंट है लैंड, और आपका बर्थ रेट भी इंडिया जैसा नहीं है, कम है, वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, दैट मीन्स किसान का पास ज़्यादा ज़मीन है। इंडिया में क्या है कि आपका ऑलरेडी ज़मीन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, इसीलिए
आपका यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग साइज भी कम है, छोटा छोटा ज़मीन पर ही खेती कर रहा है। और दूसरा देखेंगे, इंडिया जो है इसमें जो किसान का पास एक बड़ा प्रॉब्लम हुई है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे तो मान के चलो कि जिस समय हार्वेस्ट किया गया, फसल को उठाया गया, तो मान के चलो उस समय उसका जो प्राइस जो है मार्केट में अच्छा नहीं है। तो उन लोगों का पास ये अगर स्टोरेज का फैसिलिटी वगैरह होगा, कोल्ड स्टोर वगैरह रहता वहाँ पर, तो वो लोग उसको वहाँ पर रखता, अपना प्रोडक्ट्स को वहाँ पर रखते और जब दाम अच्छा होता तब बिक्री करते, तो इन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होता। किंतु यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी जनरली है ही नहीं, और जो भी है वो बहुत महंगा पड़ता है, सभी किसान का वश का बात नहीं है। और यूएसए में स्टोरेज फैसिलिटी का कोई कमी नहीं है, वह सफिशिएंट है, तो इसलिए उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। और इंडिया का तीसरा डिसएडवांटेज है ये, कल्टीवेशन इज ट्रेडिशनल। अभी भी इंडिया में ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल वे में ही कल्टीवेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स रेनफॉल पर डिपेंड कर रहा है, इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं है, मॉडर्न टूल्स का यहाँ पर जनरली यूज़ है ही नहीं, और उसी तरह से सोयल का सैंपलिंग वगैरह लोग नहीं करते। दैट मीन्स सोयल का टेस्ट होना चाहिए कि किस टाइप का सोयल है, किस टाइप का वहाँ पर खेती करना चाहिए। और इस का साथ साथ आपका यहाँ पर एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि आपका सोयल का टेस्ट कर लिए, उसके बाद मार्केट का बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपका खेती करना चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पर कमी है। और यूएसए का अगर बात करेंगे, वो टोटली साइंटिफिक कल्टीवेशन वो लोग करते हैं, सोयल सैंपलिंग वो लोग करते हैं। दैट मीन्स सोयल का टेस्ट करते हैं, कौन कौन सा मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है सोयल में, क्या क्या कमी है, कौन सा खेती वहाँ पर अच्छा से हो पाएंगे, वो लोग उसको सैंपलिंग कराएंगे, देखेंगे। साथ साथ वो लोग मार्केट का बारे में भी स्टडी करते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे किसान है वहाँ का, तो मार्केट के बारे में भी स्टडी करते हैं, ताकि वो लोग उसी अकॉर्डिंग मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड होगा उसी का प्रोडक्शन करेंगे। और इसी तरह से प्रैक्टिस इंटेंसिव कल्टीवेशन, इंडिया में जनरली इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे। इंटेंसिव कल्टीवेशन जनरली ऐसा ही एरिया में होता है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो छोटा छोटा ज़मीन पर आपका खेती कर रहे हैं, तो छोटा ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन का प्रेशर रह गया, तो ये एक इंटेंसिव कल्टीवेशन इंडिया में कर रहे हैं। और यूएसए का पास ज़मीन काफ़ी है ही, फार्मर्स का पास काफ़ी ज़मीन है, वो लोग एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, लार्ज एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हैं और आपका लार्ज स्केल में कल्टीवेशन कर रहे हैं। और इसी तरह से और एक पॉइंट देखेंगे तो इंडिया में जनरली मिक्स फार्मिंग नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर खेती कर रहे हैं तो खेती ही कर रहे हैं बस। और यूएसए का बात करेंगे, वो लोग मिक्स फार्मिंग भी करते हैं। मिक्स फार्मिंग मतलब वो लोग आपका क्रॉप का कल्टीवेशन तो कर रहे हैं, साथ साथ वो लोग वहाँ पर एनिमल रियरिंग भी करते हैं, जिसका चलते क्या होता है कि इन लोगों को दोनों तरफ से प्रॉफिट आ रहा है, दोनों तरफ से इनकम हो रहा है। साथ साथ सोयल का एक नेचुरल वे में फर्टिलिटी रीगेन भी हो रहा है अगर एनिमल्स वगैरह वहाँ पर रियर करेंगे तो। ये सारा चीज़ें इंडिया और यूएसए के बारे में डिफरेंस। ओके, थैंक यू। चैप्टर